इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एक बार ये बहस शुरू हो गई है कि क्या ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसके चुनाव लड़ने से क्या महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है। अपने इस प्रोग्राम में हम इसका जायज़ा लेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार किस पार्टी से लड़ रहे थे और कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है और क्या ओवैसी ने कहीं पर भी नुकसान पहुंचाया है महागठबंधन को या मुस्लिम प्रत्याशियों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कितनी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम MLA बन करके बिहार विधानसभा पहुँचे हैं। तो ये संख्या टोटल 19 की है, जिसमें 5 AIMIM यानी ओवैसी साहब की पार्टी, एक BSP, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। गठबंधन बनाया हुआ था BSP के साथ ओवैसी साहब का, तो दोनों को मिलाकर के कहा जा सकता है कि 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन को बिहार में जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उसको 13 सीटें मिली हैं, यानी 13 मुस्लिम उम्मीदवार महागठबंधन के जीतकर असेंबली पहुंचे हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के हैं, एक CPI-ML का है लेफ्ट का, और उसके अलावा 8 MLA जो है वो तेजस्वी की पार्टी RJD से जीत करके असेंबली पहुंचे हैं। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को JDU ने टिकट दिया था और ये कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा टिकट JDU के ज़रिए ही दिया गया है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार JDU का जीतकर असेंबली नहीं पहुंच पाया। तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को हारना पड़ा है। सीमांचल में जो AIMIM के जीते हैं या BSP का जो एक कैंडिडेट जीता है, वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार जो थे, कई उसमें MLA ऐसे थे जो या तो कांग्रेस के थे या JDU के थे। ज़्यादातर JDU के MLAs हैं जिनको हराया गया है MIM के ज़रिए और जीत दर्ज की गई है MIA के जो प्रत्याशी थे वहाँ पर जो भी लड़ रहे थे उनके ज़रिए। मैं आपको नाम बताना चाहूँगा सबके कि कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से जीता है और किस पार्टी से जीता है। अख्तरुल ईमान जो AIMIM के बिहार के सदर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, अमोल विधानसभा असेंबली से इन्होंने जीत दर्ज की है और इनके मुकाबले में कांग्रेस का एक प्रत्याशी जो पुराना प्रत्याशी था, जो करंट MLA था, वो जो है ज़फ़र जो है वो सेकंड नंबर पर आए हैं जो JDU के थे, लेकिन कांग्रेस का जो MLA जो करंट MLA था वो तीसरे नंबर पर आया है। इसके अलावा मोहम्मद अंजर नईमी ये बहादुरगंज विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। सैयद रुकनुद्दीन अहमद ये 22 से जीते हैं। उसके अलावा जोकीहाट से जीत दर्ज की है शहनवाज़, ये तस्लीमुद्दीन साहब जो कद्दावर नेता रहे हैं बिहार के, उनके साहबजादे हैं। इनके भाई से ही मुकाबला था जो RJD से इलेक्शन लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर वो रहे हैं। और इसके अलावा चौथी सीट है जोकी धामन, मोहम्मद अजहर साहब, ये जो कोचे धामन विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा BSP का जो एक कैंडिडेट है मोहम्मद जमान खान, चैनपुर एक सीट है वहाँ पर, वहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो टोटल ये 5 MIM के और एक BSP का 6 लोग जो है जीत करके असेंबली पहुँचे हैं इनके गठबंधन से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के आबिदुर रहमान अररिया से, शकील अहमद ख़ान वेल नोन चेहरा है, पिछली बार भी विधानसभा पहुंचे थे कांग्रेस के टिकट पर, कटवा एक जगह है वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। मोहम्मद आफाक आलम कस्बा से इलेक्शन लड़ा। इजहारुल हसन किशनगंज सीट से इजहारुल हसन ने जो है जीत दर्ज की है। और CPI-ML के एक हैं महबूब आलम, बलरामपुर से इन्होंने जीत दर्ज की है। अब मैं बताता हूँ RJD के जो लोग जीते हैं वो 8 टोटल हैं। मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से, मोहम्मद इसराइल मंसूर RJD से जीते हैं कांति नगर से, शमीम अहमद नरकटिया, अली अशरफ सिद्दीकी नाथनगर, मोहम्मद नेहालुद्दीन रफ़ीगंज, अख्तरुल इस्लाम समस्तीपुर, यूसुफ सलाहुद्दीन सिमरी बख्तियारपुर और सऊद आलम ठाकुरगंज, मौलाना सऊल हक कासमी के साहबजादे हैं। सऊद आलम वहाँ पर नौशाद MLA थे JDU के, उनको हरा करके ये पहुँचे हैं। हालांकि नौशाद आलम जो है वहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। MIM का जो कैंडिडेट था वहाँ पर वो दूसरे नंबर पर रहा।
और ठाकुरगंज से जो जीते हैं सऊद आलम, ये आरजेडी के कैंडिडेट थे। हालांकि इनके पिता 2 बार वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन जीत चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस की सीट पर, और अब इनके बेटे ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है। एमआईएम के जो टोटल कैंडिडेट बिहार में लड़ रहे थे, जिनको टिकट दिया गया था, 24 कैंडिडेट को दिया था, जिनमें से 4 का पर्चा रद्द हो जाने की वजह से 20 ही कैंडिडेट मैदान में थे और 20 में से 5 को कामयाबी मिली है, 15 जो है इनके जो है वो हारे हैं। लेकिन इस बार एक अच्छी बात ये रही है, अगर आप महाराष्ट्र इलेक्शन को देखते हैं, हमने जिसका तज़किया किया था, वो महाराष्ट्र इलेक्शन में देखने में आया था कि कई सीटों पर महाराष्ट्र इलेक्शन में एमआईएम के कैंडिडेट ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया था। बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में, बीजेपी के कैंडिडेट को कामयाब करने में या शिवसेना के कैंडिडेट को काम करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, और कई मुस्लिम उम्मीदवार एमआईएम की वजह से हार गए थे। लेकिन बिहार में ये देखने में आ रहा है कि एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर एमआईएम वोटकटुआ साबित हुई हो। जहां पर ये हारे हैं बहुत ही कम वोट मिले हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 2500, 2000, 3000 वोट मिले हैं और कैंडिडेट हार गया है। यानी वोटकटुआ के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि वोटकटुआ साबित हुई हो पार्टी, और पार्टी की कारकर्दगी ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के बहुत शानदार रही है। और 9 महागठबंधन की जो सीटें हैं उनको नुकसान ज़रूर पहुंचाया है, और 6 एनडीए को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। एनडीए की सीटें जो 6 थीं, जिसमें ज़्यादातर जेडीयू की सीटें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो बार बार ये कहा जाता था कि एमआईएम जो है वो वोटकटुआ पार्टी है और बीजेपी की बी टीम तक कहा जाता था, लेकिन इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास इस पार्टी के ऊपर बढ़ा है, और ये एक बहस शुरू हो गई है कि क्या जो मुस्लिम पार्टियां या मुस्लिम नेता को पार्टियों के ज़रिए साइडलाइन किया जा रहा था, अब वो सोचने पर मजबूर होंगी कि अगर आपने मुसलमानों को साइडलाइन किया, मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात नहीं की, मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रची, उनके साथ धोखा किया, तो फिर मुसलमान दूसरा स्टैंड भी ले सकता है। और वो बिहार में कर करके एक दिखा दिया गया है, और इसी से गदगद होकर के ओवैसी अब ये कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में उतरे थे, लेकिन कुछ पूरी तैयारियां नहीं थी, कुछ गलतियां उनसे हुई थी, लेकिन 2022 में वो उत्तर प्रदेश में उतरेंगे और जो गलतियां हुई थी उनको दूर करेंगे और पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाएंगे। इसके साथ ही अभी अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन है, उसमें भी ये कहा गया है कि हम पश्चिमी बंगाल में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो कहा जा सकता है एक पॉजिटिव साइन है। और सवाल जिस तरह से बार बार ये भी खड़ा हो रहा है कि ओवैसी साहब, क्या अगर हालात ख़राब होते हैं और ये देखने में आता है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ नहीं तालमेल बन पाता है, तो एक अच्छी सियासी हैसियत के तौर पर भी उभर सकते हैं और सरकार बनाने में योगदान ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि अगर पहले से ही ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल किया गया होता तो शायद नताइज कुछ और होते और महागठबंधन कुछ मजबूत करता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब ने तमाम सियासी पार्टियों को ख़त लिखा था जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसलिए उनको एक दूसरा गठबंधन बनाना पड़ा, जिसमें उन्होंने बीएसपी को शामिल किया, कुशवाहा को शामिल किया और उसके बाद वो चुनाव में उतरे। हालांकि कुशवाहा कुछ नहीं कर पाए। उधर महागठबंधन के अलावा एक और मोर्चा बनाया गया था पप्पू यादव के ज़रिए, जिसमें एसडीपीआई भी इलेक्शन लड़ रहा था। एसडीपीआई का भी बुरा हाल हुआ। जहाँ पर भी एसडीपीआई ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, कई जगह ऐसे हैं, मैं रिजल्ट देख रहा था कि 500 या 600 जो है वोट भी हासिल नहीं कर पाई है एसडीपीआई। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें थी जो एक मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, ख़ासतौर से मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम, क्योंकि लोग मालूम कर रहे थे कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट जीते। तो ये थी पूरी फहरिस्त और किस किस पार्टी से जीते, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। शुक्रिया। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।